हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको विज्ञान विषय का चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक पढ़ाऊंगी। अगर आपने पहले 2 चैप्टर के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तंतु से वस्त्र तक। इस चैप्टर में हम वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे और किस किस तरह के वस्त्र होते वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो 2 नाम के बच्चे थे। उन्होंने अपने स्कूल में आयोजित की गई एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। तो उन्होंने सोचा कि पुरस्कार में जो राशि उन्हें मिली है तो वो अपने माता पिता के लिए कुछ वस्त्र खरीदे। तो वो अपने पेरेंट्स के लिए वस्त्र लेने जाते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र की सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में पड़ जाते हैं। वो दोनों जाते हैं दुकान में और जाकर देखते हैं कि अरे बहुत तरह के वैरायटी के वस्त्र होते हैं। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस तरह के वस्त्र लें। दुकानदार ने उन्हें अलग अलग तरह के कपड़े दिखाए होते हैं। कुछ सूती होते हैं, कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम होते हैं। उनके पास ऊनी मफलर, शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान में भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया और उन्होंने देखा कि कुछ बेडशीट हैं, कुछ साड़ियाँ हैं और कुछ अलग अलग तरह के वस्त्र हैं। और वो वस्त्र अलग अलग तरह के हैं, कुछ रेशमी हैं, कुछ सूती हैं। तो जानिए देखते हैं कि वस्त्रों की विविधता किस तरह की होती है। ये क्रियाकलाप से हम समझते हैं। अब आप अपने पास की किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण करिए और सिलाई के बाद बचे हुए जो कपड़े हैं, कतरन है, उसको लीजिए और कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या यह जानते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए और आपने क्या देखा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सूती कपड़े का वह टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला सा धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। इसे बाहर खींचिए। धागा दिखाई न दे तो पिन तथा सुई की सहायता से धागे को धीरे धीरे खींचकर बाहर लाइए। और अब आप क्या देखते हैं? किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस धागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है किस तरह से हमें अंगूठे से उस धागे के टुकड़े को दबाना है। और इसकी लंबाई तक अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखूनों से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि धागा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है? सुई में धागे को पिरोने का प्रयास करते समय आपने कई बार सुई में धागे को पिरोया होगा और आपने देखा होगा कि उस धागे की 2-3 पृथक पृथक हो जाते हैं। कुछ पतले पतले से और तंतु निकलते हैं, उन्हें हम तंतु कहते हैं। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं? पादपों और जंतु से मिलते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट, पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जूट और रुई तो हमें पादपों से प्राप्त होता है और ऊन और रेशम हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ये उदाहरण आपको याद रखने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है। उसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट की कोकून से खींचा जाता है। अब एक रेशमी कीट होता है, उसका जो लार्वा होता है उसमें जो कोकून का निर्माण होता है वहाँ से हम रेशम कीट को खींचकर रेशमी वस्त्र बनाते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग किया था। पहले बहुत साल पहले से प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था, पर अब के टाइम में कुछ मानव निर्मित कृत्रिम वस्त्र भी होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं।
पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, उसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जो हमें प्राकृतिक पादप और जंतुओं से नहीं मिलता है, जो मानव निर्मित होता है, उसे हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। और जो पादप निर्मित और जंतु निर्मित होता है, उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक संश्लिष्ट तत्वों के कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है कि कौन से संश्लिष्ट तंतु हैं और कौन से प्राकृतिक तंतु हैं। अब चलिए हम देखते हैं कुछ पादप तंतु। रुई। क्या आपने कभी तेल की लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए और खींचकर पृथक कीजिए। इसके किनारे का ध्यान से देखिए, आप क्या प्रेक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं वो कपास तंतुओं से बनी होती है। कपास से हमें रुई मिलता है। कपास का पौधा होता है जिससे हमें रुई मिलता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं किस तरह से इससे रुई बना रहे हैं। ये पूरे चित्र में दिखाया गया कपास के पौधे हैं और उससे हम रुई बनाते हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है। वहाँ की मृदा कैसी होती है? काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि होती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। अब ये कपास के जो फल होते हैं लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनोले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाते हैं? और अगर आपने देखा है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने ढक लिया हो। हिम मतलब बर्फ़। जैसा कि आप देख सकते हो कपास के पादप के खेत, ये छोटे छोटे फल होते हैं कपास के और उसमें ये रुई लगी हुई है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ गिरी हुई हो। चलिए आगे देखते हैं। जूट को हम पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है और पटसन हमें कहाँ से मिलता है? पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। भारत में इनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। भारत में कहाँ उगाया जाता है? पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में। सामान्यतः पटसन पादप की पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसको हम कब काटते हैं? इसकी पुष्पन, जब पुष्प खिलने लगता है तब हम इसको काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। अब इनको कुछ दिनों तक इस तरह से पानी में गलाकर रखते हैं और उसके बाद पटसन के तंतुओं को हाथों से अलग कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आगे देखते हैं। ये देख सकते हो आप पटसन का पादप। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप से हम समझेंगे। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे की तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेशे को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप धागा बना सकते हैं? जिस तरह से इस चित्र में दिखाया हुआ है, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। जिस तरह से हम रेशे से धागा बनाते हैं उसे हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते, ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे हम तकली कहते हैं। इस कताई के लिए हम एक हस्त युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे हम तकुआ कहते हैं और तकली भी कहते हैं। तकुआ का उपयोग किया उसे हम तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाले एक अन्य युक्ति को हम चरखा कहते हैं।
देखो इस तरह से ये तकली है, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। और एक और भी अन्य उपकरण होता है जिसको हम चरखा कहते हैं। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने चरखे का उपयोग किया था एक आंदोलन में। उन्होंने लोगों के हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयोजित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था। जिस तरह से देखो आप ये चरखा देख सकते हो, इस तरह का ये चरखा बना हुआ रहता है। ये महात्मा गांधी ने इसका उपयोग किया था सर्वप्रथम, और उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, और कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें कपास और पटसन से हमें तंतु मिलते हैं और उससे उन तागों से हम वस्त्र बनाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। इससे हम अब वस्त्र किस तरह से बनाते हैं ये हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।